ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात अब किसान आंदोलन की। जी हां, किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। आज जो होगी सरकार किसानों के बीच वार्ता। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होगी। बैठक से पहले किसानों ने अपनी 4 मांगे दोहराई है। एक बार फिर से बातचीत के लिए किसानों ने दी है 4 शर्तें। पहली शर्त है कि कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो। दूसरी शर्त है एमएसपी की कानूनी गारंटी पर बात हो। तीसरी शर्त है कि पराली जलाने पर दंड का प्रावधान खत्म हो जाए। वहीं चौथी शर्त है बिजली कानून में जरूरी बदलाव किए जाए। तो इन चारों शर्तों के साथ किसान आज बैठक में मौजूद होंगे। माना दिया जा रहा है कि आज ये निर्णायक बैठक और इस निर्णायक बैठक में बहुत कुछ स्थिति साफ होती नजर आएगी। इस बैठक पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है कि जब विज्ञान भवन में ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक के जो निष्कर्ष निकलेंगे उससे कहीं ना कहीं किसानों की जो समस्याएं हैं उसे भरसक दूर करने की कोशिश की जाएगी। और जो राज बना हुआ है इस कानून को लेकर के उसमें बहुत कुछ दूर करने की कोशिश भी होगी। तो आज ये बैठक बेहद ही निर्णायक बैठक दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक होगी। बैठक से पहले किसानों ने अपनी 4 मांगे दोहराई है एक बार फिर से। तो किसान संग्राम को लेकर के लगातार जो है वो गतिरोध जारी है, लेकिन इस गतिरोध के बीच दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में जो बैठक होगी ये बैठक बेहद ही निर्णायक होगी। आज ये माना जा रहा है। तो वहीं किसान आंदोलन पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसानों का दर्द हमारा दर्द है। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है, मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो तीनों यह बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। और बराबर जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सीनियर मोस्ट मेंबर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर बातचीत करने का मुझे अवसर भी मिला है। मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। और प्रारंभ से ही, और 2014 क्या, 2014 के पहले जब हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे, चुनावी कैंपेन के लिए, उस समय भी कि देश के किसानों की हालत जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश की हालत नहीं बदल सकती है। भारत को यदि धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है। तीनों कानूनों के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि किसानों की आमदनी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरने पर बैठे हैं, सचमुच हम जैसे लोगों को भी वेदना है। आप उत्तर प्रदेश के भी किसानों से पूछिए। मैं मुख्यमंत्री जब था तो उस समय भी बड़े हुजूम टिकैत साहब के साथ भी हमारे पास मैं लखनऊ में गए हुए थे। मैंने उनका स्वागत किया, अगवानी की, उनसे बातचीत की, समस्या का समाधान निकला था। आज भी हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। हमारे कृषि मंत्री से नरेंद्र सिंह तोमर और उनके साथ हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, ये सब सारे लोग बैठे हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं, बातचीत चल रही है। हमारा तो अपने किसान भाइयों को एक सुझाव होगा कि हर एक्ट के हर क्लाज पर तार्किक एक बहस होनी चाहिए, तर्कों के साथ। और जहां पर यह लगेगा कि यह किसानों के हितों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री की मंशा को जानता हूं जी, किसानों के हितों के ऊपर हम किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देंगे। मैं यह बात दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। तो किसानों का दर्द हमारा दर्द है। हमारे साथ राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आज 7वें राउंड की बैठक होगी और इस बैठक पर पूरे देश की निगाहें हैं। क्या यह माना जाए कि यह बैठक निर्णायक बैठक होगी?
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सरकार ने इस बैठक को सफल बनाने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि कल शाम को जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई थी उसमें सारे पहलुओं पर चर्चा की गई कि किसानों की जो मांगे हैं उन पे कैसे प्रपोजल दिया जाए सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की जो पहले मांग थी वही मांग आज भी है। जो ईमेल के द्वारा जो मैसेज दिया गया सरकार को, उनकी मांगें वही बरकरार हैं। जो तीनों कृषि कानून हैं उनको रद्द करने की जो बड़ी मांग है, इसको लेकर के किसान अभी भी अड़िग हैं। सबसे बड़ी बात है कि कल जो बैठक हुई थी उसमें तैयारी कर ली गई कि पहले जो प्रपोजल दिया गया था किसानों को, जो पहले बैठक हुई थी, लगातार बैठकें हुई थी, और अब जो बैठक होगी, आज जो 2 बजे बैठक होगी, उसमें जो नई मांगे हैं तो कुछ संशोधन करने को लेकर के नए प्रपोजल दिए जाएंगे और किसानों को मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन वहीं देखा जाए तो इस पूरे किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी जो है हाईजैक कर ली है, और इसको लेकर के कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो खुश नहीं है। उनका मानना है कि अगर विपक्ष मजबूत होता है तो हमें आंदोलन नहीं करना पड़ता। तो यह एक सरकार के लिए सकारात्मक पहलू है कि जो कांग्रेस के सपोर्ट करने के बाद जो किसान संगठन नाराज हैं, उनका फायदा सरकार को मिल सकता है। राजीव, सवाल यह है कि किसान 4 शर्तों के साथ आज इस बैठक में बैठेगी और बातचीत करेगी। उनके जो शर्त हैं, पहली शर्त है कानून रद्द करने की प्रक्रिया को लेकर के, लेकिन सरकार कह रही है कि कानून तो रद्द होने वाला नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसे में कैसे माना जाए कि इस बैठक में सभी कुछ जो है वो जो गतिरोध है उसे दूर कर लिया जाएगा? सरकार किसान को मना पाने में कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करेगी, लेकिन क्या यह संभव हो सकता है कि जो किसानों की जो शर्त हैं उसे कम से कम दूर किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से तैयारी है कि मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जो 4 मांगे हैं कि तीनों कानून को रद्द किया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए, पराली में जो दंड का जो लगाया गया उसको संशोधित किया जाए, बिजली का जो नियम है उसमें परिवर्तन किया जाए, तो चारों मांगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो बिजली को लेकर के है, जो पराली को लेकर के है, और जो एमएसपी को लेकर के है, तो इसमें तो है। लेकिन जो कानून रद्द करने की मांग है तो कानून रद्द नहीं की जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है। इसीलिए कृषि मंत्री ने कल साफ कहा था कि कल हमारी जो बैठक होगी वह सकारात्मक बैठक होगी, और हम चाहते हैं कि किसान जो हैं वो साफ मन से आएं, क्योंकि जो लगातार उनकी जो जिद है कि कानून को रद्द किया जाए, तो यह संभव नहीं है। तो ऐसे में नया एक प्रपोजल तैयार किया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं कि कल की बैठक में तैयार किया गया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सभी लोग मौजूद थे। और तो वह प्रपोजल आज निश्चित तौर पर राजीव, आप अपनी नजर बनाए रखिए, चूंकि आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बैठक से कई निष्कर्ष भी निकलने। और बड़ी खबर अजमेर से है, जहां बीजेपी की जिले की राजनीति में नया ट्विस्ट देखने को मिला है। एक राजपूत नेता हुआ बाहर तो दूसरे की एंट्री हुई है। भूपेश सिंह शक्तावत आज ज्वाइन करेंगे बीजेपी। एक तरह से शक्तावत की होगी घर वापसी। जी हां, जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कराएंगे ज्वाइन। सावर कस्बे के प्रभावशाली नेता हैं शक्तावत। बीजेपी बीच में छोड़ गए थे और कांग्रेस में चले गए थे शक्तावत, तो उनकी घर वापसी। घनश्याम तिवारी के बाद दूसरे बड़े नेता अब बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। ये बीजेपी के लिए एक सुखद खबर, सुखद तस्वीर। बीजेपी के जिले की राजनीति में नया ट्विस्ट आया है। एक राजपूत नेता बाहर हुआ तो दूसरे की एंट्री हुई है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ अभिजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, बीजेपी के लिए सुखद और ये अच्छी खबर, लगातार जो बागी नेता थे वो लगातार बीजेपी में ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। घनश्याम तिवारी के बाद अब एक और बड़े नेता भूपेंद्र सिंह शक्तावत बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए कल्याण, बिल्कुल अगर बीजेपी की जिले की राजनीति की बात करें तो ये एक बड़ा डैमेज कंट्रोल बीजेपी करने में कामयाब हो रही है, जहां पर पंचायत चुनाव के दौरान ही जिला प्रमुख का टिकट नहीं मिलने पर जो जिले के बड़े राजपूत नेता हैं भगवंत सिंह पलाड़ा, वो अपनी धर्मपत्नी सुशील कंवर पलाड़ा के साथ पार्टी से बगावत कर चुके थे, जिसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया। तो ऐसे में एक बड़े राजपूत नेता की जिले में कमी खल रही थी, और इसको देखते हुए भूपेंद्र सिंह शक्तावत की आज वापस घर वापसी हो रही है। करीब 7 साल के बाद वे वापस से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अब से कुछ देर पहले ही शक्तावत अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर भाजपा मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अब भूपेंद्र सिंह शक्तावत केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सावर के रहने वाले हैं, और उस विधानसभा क्षेत्र में इनका अच्छा दबदबा है। खासतौर से अगर सावर 27 की बात करें, जो सावर कस्बा है जहां से चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी ताल्लुक रखते हैं, उनका गृह कस्बा भी है सावर। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह शक्तावत की घर वापसी जो है भाजपा के लिए एक एनर्जी बूस्टअप के रूप में लोकल लेवल पर देखी जा सकती है, और साथ ही साथ एक राजपूत चेहरा जिसकी कमी
भंवर सिंह पलाड़ा के भाजपा से जाने के बाद महसूस की जा रही थी, उस कमी को भी पूरा करने के तौर पर राजनीतिक हलकों में इस घर वापसी को देखा जा रहा है। लेकिन मोटे तौर पर कहा जाए तो भूपेंद्र सिंह शक्तावत की घर वापसी बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव भी देखने को मिल सकता है स्थानीय स्तर पर। कल्याण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिजीत। तो बीजेपी की जिले की राजनीति में एक नया ट्विस्ट देखने को मिला है। भूपेंद्र सिंह शक्तावत आज ज्वाइन करेंगे बीजेपी। एक तरफ से शक्तावत की ये घर वापसी माना जा रहा है। जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ज्वाइन कराएंगे बीजेपी में। तो सावर कस्बे के प्रभावशाली नेता हैं शक्तावत और बीजेपी बीच में वो छोड़ दिए थे और इसके बाद एक बार फिर से उनकी घर वापसी होगी। और इस वक्त बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर चलती कार में भीषण आग लगी है। ब्रह्मपुरी इलाके के रामगढ़ रोड की ये घटना है। मौके पर पहुंची है दमकल की गाड़ी और आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार में ये भीषण आग लगी है। ब्रह्मपुरी इलाके के रामगढ़ रोड की ये घटना है। और अब बात सर्दी के सितम की। जी हां, मरुधरा में हाड़ कपाने वाले सर्दी का दौर लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में सर्दी के तेवर और तीखे होने की चेतावनी दी है। कई शहरों में तापमान 0 से नीचे रहा। टीवी स्क्रीन पर आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं। अलबल, करौली, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही में तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। वहीं अब बात सर्दी के सितम की करें तो मरुधरा में हाड़ कपाने वाले सर्दी का दौर लगातार जारी है। सर्दी के कहर की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये पहली तस्वीर श्रीगंगानगर की है, जहां पूरा शहर कोहरे की चपेट में है। दूसरी तस्वीर सीकर की है, जहां पेड़ों पर बर्फ जम गई है। वहीं तीसरी तस्वीर सिरोही की है, जहां गाड़ियों के ऊपर बर्फ जम गई है। तो हाड़ कपाने वाले सर्दी से लोग परेशान हैं। वहीं 4 तस्वीरें, ये 3 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं जो बाड़मेर, कोटा, सीकर और भरतपुर के में शीतलहर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें, खेतों में बर्फ जम गई है, वहीं पेड़ों पर भी बर्फ जम गई है, गाड़ियों पर बर्फ जमी हुई है। कोहरे के कहर से लोग परेशान हैं। शीतलहर को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया गया है कि और तीखे तेवर हो सकते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाड़मेर, कोटा, सीकर और भरतपुर से, जहां पर शीतलहर से लोग परेशान हैं। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है और उसी के क्रम में तमाम जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाड़मेर, कोटा, सीकर और भरतपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह में घने कोहरे की वजह से यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है, जबकि बाड़मेर में सर्दी के सितम से आम लोगों के जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ा है। वहीं भरतपुर में लोग सर्द को भगाने के लिए, बचने के लिए अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ सौरभ जुड़ चुके हैं जयपुर से, कपिल श्रीमाली उदयपुर से और मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ गंगानगर से अशोक कुमार भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे सौरभ गृहस्थी का। सौरभ, जयपुर में मौसम का मिजाज क्या है और शीतलहर को लेकर के मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस सीजन की सबसे सर्द रात जो है वो आज जयपुर में रही है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पहुंच चुका है। इस लिहाज से राजधानी में कड़ाके की सर्दी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुबह होने के साथ और तेज धूप खिलने के कारण इस वक्त जो है वो लोगों को सर्दी से काफ़ी राहत जो है वो महसूस हो रही है। इस वक्त राजधानी में करीब 14 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान बना हुआ है। इस लिहाज से आज दिन भर जो है तेज धूप खिलने के कारण लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले कुछ दिन सर्दी का जो दौर है वो इसी प्रकार से जारी रहेगा, क्योंकि हिमालय से बर्फानी हवाएं जो है वो राजस्थान में आ रही हैं। इस लिहाज से पूरे राजस्थान में इस वक्त कड़ाके की सर्दी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि
जनवरी के पहले सप्ताह में करीब 7 जनवरी के आसपास तापमान में फिर से बढ़ोतरी का दौर जो है वो शुरू हो सकता है और लोगों को सर्दी से राहत मिल सकती है। लेकिन इससे पहले नए साल का आगाज जो है वो प्रदेशवासियों को कड़ाके की ठंड के साथ ही करना पड़ेगा। जी चलिए, हमारे साथ कपिल भी जुड़ चुके हैं उदयपुर से। कपिल, उदयपुर की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है मौसम को लेकर? चूंकि सुबह में घने कोहरे की वजह से यातायात पर प्रभाव पड़ा है, लोगों की जो दिनचर्या पर में भी बदलाव देखा गया। ऐसे में अब मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है उदयपुर को लेकर के? देखिए, अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कोहरे का असर तो नहीं देखा गया, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा थी। कल की रात उदयपुर की इस सीजन की अब तक सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। आरसीए परिसर में 0.5 डिग्री जो है वो न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं डबोक स्थित मौसम विभाग द्वारा 2.4 डिग्री न्यूनतम तापमान बताया गया। इसके अलावा दिन के तापमान की बात करें तो दिन के तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई है। 19.5 डिग्री दिन का तापमान कल भी दर्ज किया गया और आज भी रहने का अनुमान बताया जा रहा है। सूरज की किरणें धरती तक जरूर पहुंच रही है, लेकिन इस सर्दी से और शीतलहर से राहत देती हुई नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि उदयपुर वासी सर्दी से बचाव के सभी उपयोग कर कर घर से बाहर निकल रहे हैं और जरूरी होने पर ही घर से बाहर लोग निकल रहे हैं। इसके अलावा अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव की जरूरत है तो वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, हमारे साथ श्री गंगानगर से अशोक शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अशोक, श्री गंगानगर की क्या स्थिति है और वहां पर शीतलहर को लेकर के क्या कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए कल्याण, श्री गंगानगर भी अछूता नहीं है ठंड के इस मौसम में। आज सुबह से ही घना कोहरा था। अभी हम बात करें श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर तो घने कोहरे की वजह से ट्रैफिक ना के बराबर था। अभी करीब 11 बजने को आ रहे हैं, अब जाकर थोड़ा सा कोहरा छटने लगा है, कुछ ट्रैफिक सड़कों पे दिखने लगा है, लेकिन घने कोहरे की वजह से एक तरह से मानो कि जीवन थम सा गया है। आज रात के तापमान की बात करें तो कल्याण, रात का न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि तापमान पिछले 2-3 रातों से 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन जो दिन के समय शीतलहर चल रही है उससे जो ठिठुरन बढ़ गई है, उससे आम लोगों की जीवन शैली, आम लोगों की जो दिनचर्या है वो काफी प्रभावित हो गई है। लोग जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं और घर पर भी अंगीठी और अलाव का सहारा लेकर इस ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ज्यादातर वाहन चालकों ने अभी भी फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। इसके अलावा आप ये देखिए, अभी भी 11 बजने को है, लेकिन अभी भी श्री गंगानगर जिला मुख्यालय कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ है। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है और सुदूर यदि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ये कोहरा और ज्यादा घना हो जाता है, विजिबिलिटी घट के बहुत कम रह जाती है। इसलिए न्यूज 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस घने कोहरे के मौसम में, तेज ठंड के मौसम में अपने वाहन चलाते समय अपनी फॉगलाइट जरूर ऑन करके रखें ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। जी कल्याण, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने और तमाम अपडेट के लिए सौरभ, कपिल और अशोक। तो शीतलहर से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अभी भी जो शीतलहर का जो प्रकोप है वो जारी रहेगा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात करेंगे सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर के मशहूर रणथंभौर नेशनल पार्क एक बार फिर पर्यटकों के लिए गुलजार हो चुका है। नए साल को यादगार बनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी रणथंभौर पार्क पहुंच रहे हैं, जिससे होटल और पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए हैं। सभी होटल और रेस्टोरेंट में रौनक लौट आई है। रणथंभौर पार्क घूमने के लिए हर रोज करीब 4,500 सैलानी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से पार्क भ्रमण पर जाने वाली गाड़ियों की संख्या कम पड़ने लगी है। पार्क भ्रमण के दौरान टाइगर साइटिंग कर पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं। पहले कभी देखी नहीं है लाइफ में, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम राजस्थान में होके भी मतलब राजस्थान की चीज़ों को हम अप्रिशिएट करें, देखें उनको, हिस्टोरिक, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और हमको यहाँ पे सैटरडे संडे कोई बुकिंग नहीं मिली थी जी, इस कारण हमको एक दिन एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ा है यहाँ पे। और आज की ये बुकिंग भी मॉर्निंग शिफ्ट की नहीं मिली है, इवनिंग शिफ्ट की मिली है। होपफुली हमको अभी टाइगर फैमिली मिल जाएगी। डिपार्टमेंट से मांग करते हैं कि वो गाड़ी और बढ़ाएं, जिससे पर्यटकों को पर्यटक आए और हमारा टूरिज्म लाइन पे चले। कोरोना का कितना असर है? कोरोना का असर है, हम पूरी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। वैसे इतने गाइड्स और ड्राइवर और पर्यटकों को मास्क लगाने की हिदायत दे रहे हैं।
नए साल के अवसर पर रणथंभौर में पर्यटकों का बूम उमड़ रहा है। न सिर्फ देसी बल्कि विदेशी पर्यटक भी रणथंभौर में आ रहे हैं, जिसका नज़ारा मैं आपको इस वक्त शिल्पग्राम पर दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी जमकर यहां पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है। जो टूरिस्ट गाइड हैं, पर्यटन व्यवसायी हैं, वो लगातार यहाँ पर हुजूम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ तक एक बात जो सवाई माधोपुर में निकल करके सामने आई है, हालांकि कोरोना के चलते जो पर्यटन व्यवस्था सवाई माधोपुर में पूरी तरीके से चरमरा गई थी, रणथंभौर में नए साल के अवसर पर यह पर्यटन व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौटती हुई देखी जा सकती है। हालांकि जिस तरीके से पर्यटकों का सैलाब रणथंभौर में उमड़ रहा है, उसके चलते रणथंभौर में पर्यटन व्यवसायियों की एक मांग है कि हर नए साल के अवसर पर जहां पर पहले वाहनों की संख्या बढ़ा दी जाती थी, इस बार वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसके चलते कई पर्यटक मायूस होकर के भी वापस लौट रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि रणथंभौर में नए साल का जश्न जोरदार तरीके से मनाया जाएगा और रणथंभौर में पर्यटकों की लगातार बाहर उमड़ रही है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। उधर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने मरुधरा की जमीन पर बॉलीवुड के सितारे उतरे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बाहर निकले। इसके कुछ देर बाद आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, नीति कपूर भी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। सभी एक ही फ्लाइट से रणथंभौर जाने के लिए मुंबई से जयपुर पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी फिल्मी सितारे सड़क के रास्ते रणथंभौर पहुंच गए हैं, जहां रणथंभौर के एक 5 स्टार होटल में आलिया भट्ट, रणवीर कपूर के परिजन भी पहुंच गए हैं। तो वहीं दीपिका पादुकोण और उनके पति रणवीर सिंह भी रणथंभौर के वन्य विलास में पहुंचे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।